टिकट मिला है क्षेत्र में विधानसभा से, क्या कुछ काम किया जा रहा है, कैसे काम किया जाएगा अगर आप जीतते तब। तमाम जो पब्लिक है, जो युवा हैं, उनकी ये मांग है कि मुझे पलायन नहीं करना, मुझे बिहार में व्यवस्थित जो है रोजगार चाहिए। और जैसा कि आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट हालांकि हुआ है, पर उनका बस एक ही कहना है कि मुझे रोजगार चाहिए। इसको किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है कानून व्यवस्था, थर्ड है रॉ मटेरियल, फोर्थ है मजदूर, फिफ्थ है कि उनका तकनीकी जो प्रतिभाशाली तकनीकी युवा, ये सारे चीज़ों की कमी थी 2004 के पहले जी। और इसी कारण इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही थी और कोई भारत सरकार का भी सहयोग नहीं था, जिसका इंडस्ट्री नहीं आ रही कि बिहार भय मुक्त बिहार कब बनेगा, ऐसा कहना है लोगों आज का। के दिन में भय मुक्त है। आप चले जाइए रात में 12 बजे, अभी बज रहा है ना 11, आप चले जाइए पटना शहर के किसी इलाके में, चाहे मेरीन ड्राइव हो चाहे कहीं भी, आप चले जाइए, हमारी महिलाएं हैं खुलेआम जाते, इससे भयभीत हैं वो, और भय मुक्त वो हो भी नहीं सकती। जैसे कि बात विपक्ष की हो रही है, तो बात ये भी निकल कर आती है कि तमाम जो चीज़ें हैं, नीतीश सरकार में विकास हुआ है, मेट्रो बना है, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, इसके बावजूद जो पुल बनाए जा रहे हैं वो भी टूट जाते हैं। तो ये किस तरह से कहाँ पुल टूटा है, ऐसा विपक्ष कह रही है। अरे क्या कर रही है, तो उसका आधार देना चाहिए ना, करो देने से नहीं ना, यही अंतर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ आज बिहार के वरिष्ठ नेता, पूर्व उद्योगपति और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे कामयाबी हासिल करने वाले श्याम रजक जी मौजूद हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं खास बातचीत के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, और आपको इस बार टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि सर, आपको टिकट मिला है क्षेत्र में विधानसभा से, क्या कुछ काम किया जा रहा है, कैसे काम किया जाएगा अगर आप जीतते तब। जीतने के बाद हमारे नेता जो नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए की सरकार है जी, उसका विजन जो है, विजन है कि बिहार को, तमाम लोगों को एक परिवार को मान के चलो, और बिहार के डेवलपमेंट से ही उनका डेवलपमेंट है, वो ये मानते हैं। उनका परिवार कोई सीमित परिवार नहीं है, और इसके लिए बिहार में जो बेहाल था, पीड़ा से जकड़ा हुआ था, उस बिहार को 20 सालों में जो एक पटरी पर लाने का काम किया। अब पटरी पर रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अब इसको और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए भी विजन उनके पास तैयार है। वो है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, और इंडस्ट्री आने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो जो सब मापदंड है, वो सारे मापदंडों को पूरा कर चुका है जी। सबसे बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगा, और इंडस्ट्री लगने के बाद यहाँ के जो रोजगार है उसके लिए भी सबसे बड़ा होगा। और अब ये स्थिति होगी कि यहाँ के लोग पलायन नहीं कर पाएंगे। हालांकि पलायन में बहुत कमी आई है, 11% से 2% पर आया है, लेकिन वो 2% भी क्यों, तो सारी चीज़ों पर काम हो रहे हैं। सारी चीज़ों पे काम हो रही है। अभी मैं पब्लिक में निकला था बाइक लेने के लिए, तो जो तमाम जो पब्लिक है, जो युवा हैं, उनकी ये मांग है कि मुझे पलायन नहीं करना, मुझे बिहार में व्यवस्थित जो है रोजगार चाहिए। और जैसा कि आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट हालांकि हुआ है, पर उनका बस एक ही कहना है कि मुझे रोजगार चाहिए। इसको कितनी सीरियसली लिए हैं आप लोग और आपकी पार्टी? आपको नहीं पता है कि इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्रिस्ट लोग हैं उनके लिए चंद कुछ चीज़ें आवश्यक होता है। वो है सबसे बड़ा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड है कानून व्यवस्था, थर्ड है रॉ मटेरियल, फोर्थ है मजदूर, फिफ्थ है कि उनका तकनीकी जो प्रतिभाशाली तकनीकी युवा, ये सारे चीज़ों की कमी थी 2004 के पहले जी। और इसी कारण इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही थी और कोई भारत सरकार का भी सहयोग नहीं था, जिसका इंडस्ट्री नहीं आ रही थी। तो 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम उन्होंने किया, 5 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब तो महाराष्ट्र के लोग भी हमसे तुलना कर रहे हैं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से।
दूसरा चीज़ जो था कि वहाँ यहाँ पर कानून व्यवस्था, तो जो नरसंहार का बिहार था, अपराध का बिहार था, वो आज सुशासन का बिहार हुआ। इसलिए इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण हो गया। तीसरा चीज़ है रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर बेस जो हमारा फूड ग्रेन है, चाहे वो धान हो, चाहे वो हमारा आलू हो, चाहे हमारा शुगर केन हो, चाहे हमारा प्याज हो, चाहे हमारा केला हो या हमारा लीची हो, ये सारे चीज़ों में सबसे धनी राज्य है बिहार। लेकिन हमारा आलू 20 रुपये किलो हम खरीदते हैं, और वही आलू यहाँ का इंडस्ट्री ले जाता है बाहर, और उससे जो चिप्स बना करके यहाँ बना करके पैकिंग कर करके बेचता है। तो हम ही सबसे बड़े बाज़ार भी हैं, और उसको 50 ग्राम का 50 रुपया लेता है। तो 1 रुपये का 2 किलो, 1 रुपये का यानी 20 रुपये का 1 किलो आलू वो ले जाता है, और हमको देता है क्या, 50 ग्राम का 50 ग्राम। तो यहाँ पर उस तरह का एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री होगा, तो उसके लिए उनको फूड बेस, एग्रीकल्चर बेस रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी। मक्का है, पूरा इलाका आप चले जाइए, बेगूसराय से लेकर के नौगछिया तक, तो सबसे ज़्यादा है धान का कटोरा कहा जाता है बिहार को। उसी तरह से आप चले जाइए कटिहार से लेकर के किशनगंज तक, तो आपको केला का सबसे बड़ा पूरा मिलेगा। आप मुजफ्फरपुर तिरहुत डिवीजन में चाहिए तो वो पूरा लीची मिलेगा। आप चले जाइए पटना से लेकर के मुजफ्फरपुर मोतिहारी तक, तो आपको आम का सबसे बड़ा भंडार। पूरे बिहार देश में सबसे ज़्यादा आम बिहार में होता है, सबसे ज़्यादा केला बिहार में होता है। तो इससे बेस जो इंडस्ट्री होगी तो वो उसके लिए भी, और सबसे ज़्यादा मजदूर, तकनीकी मजदूर भी और साधारण मजदूर भी, वो बिहारी है। तो इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गए हैं, अच्छे यहाँ एयरपोर्ट हैं, रेलवे मार्ग भी बन गए, तो इंडस्ट्री आने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप आएंगे तो आपको सस्ते दाम पर ज़मीन भी देंगे। तो सस्ते दाम पर ज़मीन मिलेगा तो इंडस्ट्री आएगा, और इंडस्ट्री जब आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा। और रोज़गार एक इंडस्ट्री से सिर्फ रोज़गार नहीं होता है, इंडस्ट्री के साथ इंसलरी भी बनती है। इंसलरी है, उसके बाद जो वहाँ के लोकल लोगों को कई तरह के रोज़गार मिलेंगे, तो इससे एक बड़ा सेंट्रल हब हो जाएगा। तो इंडस्ट्री हब जब होगा तो लोगों का जो चिंता है वो चिंता मुक्त होगा। ये रही बिहार की एक प्रॉब्लम की। और अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। दूसरा प्रॉब्लम सर ये है कि बिहार भय मुक्त बिहार कब बनेगा, ऐसा कहना है लोगों आज का। के दिन में भय मुक्त है। आप चले जाइए रात में 12 बजे, अभी बज रहा है ना 11, आप चले जाइए पटना शहर के किसी इलाके में, चाहे मेरीन ड्राइव हो चाहे कहीं भी, आप चले जाइए, हमारी महिलाएं खुलेआम जाती हैं और किसी तरह का खतरा नहीं था। छिटपुट घटनाएं हो सकती है, छिटपुट घटनाएं देश का विश्व में भी होती है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन छोटी घटनाओं को जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के देती है। लेकिन आप आंकड़ा उठा के देखिए ना, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है, अगर अपराध होते हैं तो अपराधी पकड़े जाते हैं समय सीमा के अंदर, और उनको सजा करके जेलों में ठूसे जाते हैं। इससे लोगों में भय का मुक्ति पहले की तरह नहीं है कि नरसंहार हो गया, अपराध हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया, डॉक्टर का अपहरण हो रहा है, जो भी, इसलिए भय मुक्त की कोई चिंता नहीं है। ये बातों को कटाक्ष करते हुए विपक्ष जोरदार रूप से आती हैं और कहती हैं कि अभी भी भयमुक्त बिहार नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी से, एनडीए की सरकार से पहले वाली सरकार को जंगल राज कहा जाता था। ऐसे में आप क्या कहेंगे? वो इस बात को कहते हैं तो वो सही कहते हैं, सही, उसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि वो परिवार के संपत्ति के अपने पूंजी से जितना उनको डर है, भय है कि नीतीश कुमार की सरकार रहेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार रहेगा और कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, इससे वो भयभीत है। पर वो दावा करते हैं ना कि अभी भी बिहार जो है भयमुक्त नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि भयमुक्त नहीं है उनके लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं नीतीश कुमार, और वो चाहते हैं भ्रष्टाचार युक्त हो बिहार। तो वो भयभीत हैं कि अगर नीतीश कुमार फिर आ जाते हैं
अगर, तो उनके लिए लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। इससे भयभीत है वो, और भय मुक्त वो हो भी नहीं सकती। जैसे कि बात विपक्ष की हो रही है, तो बात ये भी निकल कर आती है कि तमाम जो चीज़ें हैं, नीतीश सरकार में विकास हुआ है, मेट्रो बना है, राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, इसके बावजूद जो पुल बनाए जा रहे हैं वो भी टूट जाते हैं। तो ये किस तरह से दिखता है? कहाँ पुल टूटा है? ऐसा विपक्ष कह रही है। अरे वो क्या कर रही है, तो उसका आधार देना चाहिए ना, कह देने से नहीं ना। यही अंतर है कि नीतीश कुमार जी बात में नहीं मत करते, वो काम में विश्वास करते हैं, और विपक्ष जो है वो बात में विश्वास। बिहार की जनता बातों पर भ्रम में फंसने वाली नहीं है, वो कामों में दिखती है, और काम के मामले में नीतीश कुमार से बड़ा कोई इस देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं। जी, अभी मेट्रो का उद्घाटन हुआ है और स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ है, तो इसमें विपक्ष बोल रहे कि राजनीति को मद्देनजर। विपक्ष क्या बोल रहा है उसके बातों को हम नहीं बहुत गंभीरता से लेते हैं। जी, आप गंभीरता से लेते होंगे, मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं बिहार में घूम करके, वो कहते हैं कि भय है, मैं कहता हूँ भय मुक्त है। तो भय मुक्त, मेरी बात को भी आप विश्वास मत कीजिए, उनकी बात को भी विश्वास मत कीजिए। आप जाइए जनता के बीच में, जनता क्या कहती है उससे पूछिए, या उसको क्या एहसास होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनता तो कह रही है विकास हुआ है, तो फिर जनता की बात को आप मानते हैं कि विपक्ष की बात को मानते हैं, ये आपके ऊपर है। जी। और एम एंड वाई का जो समीकरण है, जिस समीकरण से राजनीति होती है आरजेडी की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? नीतीश कुमार के समय में जाति धर्म सारे दीवारें टूट चुकी हैं जी, और नीतीश कुमार ने सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने अगर सवर्ण के लिए भी काम किया है तो दलित के लिए भी किया, महादलित के लिए भी किया, पिछड़ा के लिए भी किया है, अगर हिंदू के लिए किया है तो मुस्लिम के लिए भी किया है, बौद्धिस्ट के लिए भी किया है, महिलाओं के लिए किया है तो बच्चों के लिए भी किया, युवा के लिए भी, छात्र के लिए भी किया। इसलिए हर एक वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने काम किया जी। उनका क्या समीकरण है वो जाने, अब वो समीकरण सब ढह चुके हैं, इसी से वो भयभीत हैं। इसलिए तो सवाल उठते हैं अक्सर उनके। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसीलिए भयभीत है वो भयमुक्त ऐसा चाहते हैं कि जनता भयमुक्त नहीं रहे, मैं भय मुक्त रहूं। जी जी। आप जैसा कि आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप भी आरजेडी में रह चुके हैं, आप आरजेडी छोड़े हैं, ऐसे में जनता सवाल लगातार आपसे पूछती है। कौन जनता सवाल कर रही है? नहीं, ऐसा जनता सवाल कर रही है कि वो कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जनता अगर सवाल करती है तो मैं दोषी हूँ, अगर जनता सवाल नहीं करती है तो मैं दोषी अपने को नहीं मानता हूँ। क्या हुआ था, मनमुटाव हुआ नहीं, था? मैंने पहले मेरा जवाब दीजिए कि जनता की ओर से ये सवाल आया है कि मैं दल बदला, या उनके ओर से सवाल आया? जी, दोनों के जवाब अलग अलग होंगे। सच कहूँ तो विपक्ष, जो भी आपके अभी विपक्ष हैं, अभी दावा करते हैं कि आपके लिए कि वो श्याम रजक जी विश्वसनीय नहीं है पार्टी के लिए, ऐसा बोलते हैं, बयान लगातार सामने आता है, इसलिए मैंने ये सवाल। तो विपक्ष कह रहा है, ये विपक्ष कह रहा है, उनका कैरेक्टर क्या रहा है और हमारा कैरेक्टर क्या रहा है, ये तो जनता के बीच में जाइएगा तो पता चल जाएगा। मैं विचारों का धनी हूँ, मैं विचारों के लिए राजनीति करता हूँ और विचारों के आधार पर ही मैं निर्णय लेता हूँ। तो मेरा आधार भ्रष्टाचार नहीं है, संपत्ति नहीं है, परिवार नहीं है, उनका है परिवार संपत्ति। सरकार में वो अगर बदल लें और 5 विभाग का मंत्री बन जाए तो वो दल बदल नहीं हुए, वो पार्टी बदल नहीं हुआ। मैंने अपने विचारों के लिए, और अगर कभी कुछ गलती से जिसके लिए मैंने क्षमा भी मांगा, और मेरा कोई अन्य दलों से नहीं हुआ, समाजवादी विचारधारा के ही दल थे, जनता दल यू, और उसके साथ शरद यादव जो उसके अध्यक्ष थे, उसके साथ किसने क्या किया है, एक नहीं कई उदाहरण हैं जिसके साथ उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैं तो एक छोटा सा पुंज हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग जो थे, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, देवीलाल हो, सब लोग के साथ इन्होंने क्या किया, चौधरी चरण सिंह हो, उनके साथ इन्होंने क्या किया। तो वो तो पहले अपने गिरवा में झाँके, और जिनका अपने घर में ही सर फुटा हुआ लोग, जो घर को भी एक साथ नहीं रख सकते, जो परिवार को एक साथ नहीं कर सकते, जो अपने पार्टी को एक साथ नहीं कर सकते, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस राज्य का समाज संगठित हो पाए। हालांकि अभी हाल में एक विधायक, एक वायरल वीडियो में आपने देखा होगा कि एक विधायक है, उनको टिकट नहीं मिलने पे वो फुट के रोने लगे। उनका कहना था कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिया, टिकट नहीं दिया है।
ऐसा अब आरजेडी का कौन कहना क्या कह रहा है वो हम नहीं जानते हैं, वो उनका दल क्या है आप जान रहे हैं, जनता जान रही है। तो कह तो रहे हैं कि जो अपने पार्टी को नहीं बचा पाता है, जो अपने परिवार को नहीं बचा पाता है, जो अपने समाज को नहीं बचा पाता है, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बिहार को बना पाएगा। है। रही बात ये तो आरजेडी की, अब आप मैं बात करता हूँ, आखिरी सवाल मेरा यही है, जनता भी संतुष्ट हो जाएंगी सुनकर, आप नीतीश कुमार के टाइम में उद्योग मंत्री रह चुके हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी राजनीति किस मोड़ पे रहती है, कैसे वो राजनीति करते हैं और आप कैसे करेंगे? नीतीश कुमार जी बराबर बिहार के लिए सोचते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि हर वर्ग के लिए सोचते हैं। अगर महिलाओं के लिए क्या था, लोग कहते थे कि महिलाएं घर से नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने साइकिल योजना दिया, वस्त्र योजना दिया, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो वही लड़कियां घर से निकल करके साइकिल पर चढ़ करके टनाते हुए जाती है, और कहीं उसको किसी के द्वारा खकार भी नहीं होता है, वो स्वस्थ मानसिकता से वो लड़कियां जाती है। ये तो नीतीश कुमार का देन है। हाँ? फिर उद्यमी योजना चलाया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चलाया, स्टार्टअप चलाया, हाँ है ना, स्टार्टअप चलाया। उसी तरह से जो दलित छात्र हैं, जो पढ़ने से अपने आप को उस श्रेणी की पढ़ाई से मरहूम हो जाते थे, उनके लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए पैसा दिया, बीपीएससी की तैयारी के लिए पैसा दिया, और कोचिंग को फ्री कर करके किए, और उनको आज कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से सवर्ण के लोगों को भी, जो गरीब थे, उनके लिए भी योजना बनाने का काम, अकलियत के लोग जिसकी राजनीति लोग करने का काम करते थे, कि उसका सारा जो कब्रिस्तान का जो सबसे बड़ा संकट था, उस कब्रिस्तान को घेरने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। उसके बच्चियों को फ्री हज भवन में ट्रेनिंग दे करके के आज वो शिक्षिका और सिपाही बन करके के, दरोगा बन करके के काम कर रही है। जो मदरसा थे वहाँ तकनीकी ज्ञान दिलाने का काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। जो बड़े बड़े सूफी संतों की धरती, जैसे खानका मुजीबिया हो, चाहे खानका मनेर हो, चाहे खानका आपका पटना सिटी हो, इसको पर्यटक स्थल के रूप में दिया। अंजुमन इस्लामिया हॉल सबसे बड़ा केंद्र है दिखने का, ये सारे को पर्यटन क्षेत्र बनाया। तो अल्पसंख्यक के लिए अगर काम किया तो क्या हुआ, वो क्या करते थे? डराते थे। और ये क्या करते हैं? काम के माध्यम से लोगों को शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास करने का काम। अभी भी बोला जा रहा है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा, दावा किया जा रहा है दिया जाएगा। 35% आरक्षण तो हम लोग दे रहे हैं, वो क्या देंगे, हम लोग तो दे रहे हैं। और इनके सरकार के समय में राजनीतिक आज़ादी नहीं थी, महिलाओं को एकल पद पर आरक्षण नहीं था। आज इस राज्य में चाहे जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, चाहे वो प्रखंड प्रमुख हो, चाहे वो मुखिया हो, महिलाएं शासन करने का काम करें आरक्षण के माध्यम से। ये काम नीतीश कुमार ने करने का काम किया। ये नहीं ना क्या किस तरह महिलाओं का शोषण और दमन होता था उनके समय में। तो हमने काम के माध्यम से जनता के दिल को जीतने का काम किया है। जी, फुलेर आपके क्षेत्र के, फुलवारी विधानसभा के क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, समस्त आपके लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं? बस यही कहते हैं, जीतना तो बात की चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने मत का उपयोग कीजिए और अच्छा सेवक चुनिए। आप विधायक नहीं चुनिए, आप सेवक चुनिए। मैं सेवक के रूप में काम किया जब तक रहा, और 5 सालों में ये सेवक नहीं बल्कि मालिक बन करके काम करने लगे। तो अच्छा सेवक चुनिए। अगर मैं लगता हूँ कि अच्छा सेवक हूँ तो मुझे आप समर्थन दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, अपना विश्वास दीजिए। जिस तरह मैंने जब पहले फुलवारी को बदला था, जो फुलवारी फिर मलिन हो गई, अब फुलवारी को और बनाना है और उसमें और चीज़ें जोड़ना है, जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिल पाए, जाम से मुक्ति भी मिल पाए, शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ भी हो जाए। तो इस चीज़ है। जी, अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे हमारे श्याम रजक जी,
आपको बता दें कि महज 6 तारीख को महज 2 दिनों में इलेक्शन है, चुनाव है। और कौन है? ऐसे में चुनाव प्रसार के टाइम में भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें श्याम रजक जी ने दिया है। इसके नहाए भी नहीं लिए है। हमारे चैनल आए हैं। आभारी है। खैर अब भी के लिए तो इतना ही, आगे के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़।